दोस्तों नमस्कार। मैं अक्षय कुमार अंजनी अपने एक अंजनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम पेशवा बालाजी बाजीराव के बारे में चर्चा करेंगे। यह कोर्स यूनिवर्सिटी और बोर्ड एग्जाम के साथ साथ खास तौर से प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, जिससे आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो कृपया इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बगल में लगे बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं वो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम लोग बालाजी बाजीराव। अगर बालाजी बाजीराव का कार्यकाल देखा जाए पेशवा के रूप में, तो ये 1740 से 1761 ईस्वी तक इनका कार्यकाल है। बालाजी बाजीराव अपने पिता बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद 20 वर्ष की अवस्था में जो है पेशवा बनता है। बालाजी बाजीराव, एक बात और ध्यान दें, अपने पूरे पेशवा काल में अपने चचेरे भाई सदाशिवराव भाऊ के परामर्श और मार्गदर्शन पर जो है निर्भर रहता है। जाने कि पानीपत की जो तृतीय लड़ाई होती है उसमें जो कमांडर रहता है वो वास्तव में सदाशिवराव भाऊ रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि बालाजी बाजीराव 1750 ईस्वी में मराठा शासक राजा राम द्वितीय से एक संधि करता है, और ये संधि रहता है संगोला की संधि, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस संधि के द्वारा जो है संवैधानिक क्रांति होती है और राज्य की संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण अधिकार उस पे जो है किसका हक हो जाता है? ये पेशवा का अधिकार हो जाता है। मतलब जो है बालाजी बाजीराव के समय में जो है संवैधानिक क्रांति के द्वारा जो वास्तविक प्रधान है वो पेशवा बन जाता है। चलिए और कुछ महत्वपूर्ण बातें इनके समय में देखें कि इनके काल में मराठा राज्य का जो है सर्वाधिक प्रसार हमको देखने को मिलता है। एक बात और कि जय सिंह की मध्यस्थता के माध्यम से 5 जुलाई सन 1741 ईस्वी को मुगल सम्राट कौन? मोहम्मद शाह, इनके द्वारा एक फरमान जारी किया जाता है, और उस फरमान के द्वारा राजकुमार अहमद को मालवा का सूबेदार बनाते। तो कहिएगा कि इसमें क्या आश्चर्य बनाया जा सकता है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है, इस फरमान के द्वारा पेशवा को पहली बार नायब सूबेदार बनाया जाता है मालवा का, और ये अपने आप में बड़ी बात है। और बदले में जो है इसमें पेशवा ये कहते हैं कि सम्राट को जरूरत पड़ने पर हम जो है 4000 सैनिकों के साथ जो है मदद करेंगे आवश्यकता पड़ने पर। और इस प्रकार अगर हम देखें तो मालवा का प्रशासन और इसका फौजदारी न्याय सहित मराठों के हाथ में आ जाता है। मतलब मालवा पर जो है जो प्रभाव है वो मराठों का पहले के बनिस्पत जो है ज़्यादा हमको यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है लीगल तरीके से। मराठों ने 1742 ईस्वी में ओरछा के बुंदेला शासक को परास्त कर झांसी पर अधिकार कर लेते हैं, और इस तरह से झांसी बुंदेलखंड में मराठा उपनिवेश के रूप में जो है स्थापित हो जाता है। तो ये बात ध्यान में रखिए। कुछ और बातें कि मराठा सरदार तंजौर के जो ये कर्नाटक के नवाब हैं, तंजौर के मराठा सरदार कर्नाटक के नवाब दोस्त अली से ये जो है अप्रसन्न चल रहे थे। और उस स्थिति में क्या हुआ कि रघुजी भोंसले मराठा सरदार ने किया कि कर्नाटक के नवाब के विरुद्ध ये आक्रमण कर दिया, और वहां का जो शासक था दोस्त अली वो मारा गया या मार डाला गया। उनके पुत्र से ये संधि स्थापित कर लेते हैं कौन? रघुजी भोंसले। आगे देखें कि मराठों ने तिरुचिनापल्ली का घेरा डालकर दोस्त अली के जमाता या दामाद को जो है कौन थे? चंदा साहब को जो है बंदी बना लेते हैं, और बंदी बनाने के बाद इनको जो है सतारा भेज दिया जाता है। तो ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको याद रखना चाहिए मराठों की जो है बढ़ती हुई शक्ति के मद्देनजर। चलिए हम लोग आगे बढ़ें और अब देखें कि रघुजी भोंसले, एक और नाम कि रघुजी भोंसले, ये मराठा सरदार अपने आप में ये महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ से सवाल पूछा जाता है। इन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा से जो है चौथ मांगा, और अपने जो वित्त मंत्री हैं
इनके रघुजी भोसले के वित्त मंत्री भास्कर पंत को जो है इस उद्देश्य से जो है वो भेजते हैं बंगाल। और बंगाल भेजने के बंगाल के जो नवाब हैं अलीवर्दी खां, बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां ने 1744 ईस्वी में भास्कर पंत की जो है धोखे से हत्या करवा दी। अब ऐसी स्थिति में जो रघुजी भोसले हैं वो अप्रसन्न हो जाते हैं और रघुजी भोसले जो है बंगाल पर आक्रमण कर देते हैं भास्कर पंत की जो है हत्या के बाद, और बंगाल को जो है बुरी तरीके से जो है बंगाल में लूटपाट करते हैं। अलीवर्दी खां जो है मजबूर हो जाते हैं मराठों से संधि करने के लिए, और इस तरह से बाध्य होता अलीवर्दी खां ने जो है 1751 ईस्वी में मराठों को उड़ीसा दे दिया और साथ ही साथ 12 लाख रुपये वार्षिक चौथ के रूप में जो है देना स्वीकार किया। तो ये अपने आप में बड़ी बात, मतलब अलीवर्दी खां को यहां पर जो है नीचा दिखाया गया मराठों के द्वारा। इस समय मराठों ने निजाम को कई युद्धों में पराजित कर अहमदनगर, दौलताबाद, बुरहानपुर, बीजापुर आदि का जो क्षेत्र है वो अपने अधिकार में कर लिया। मतलब साफ है कि इस समय जो मराठा क्षेत्र है उसका जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन है वो हमको ज़्यादा देखने को मिलता है। चलिए अब देखें कि मराठों की जो है पतन की तरफ हम लोग प्रारंभ करते हैं कि किस तरह से उनकी जो है दुर्गति प्रारंभ होती है। तो कुछ ना कुछ मराठों का पंजाब के क्षेत्र में इंटरेस्ट लेना और दिल्ली में उलझना ये मराठों के लिए शायद जो है हितकर साबित नहीं हुआ। हम लोग देखें 1757 ईस्वी में ये चीज हुआ कि रघुनाथ राव एक सेना के साथ जो है वो दिल्ली पहुंचते हैं, और दिल्ली पहुंचने के बाद मुगल बादशाह मराठों से संधि कर अहमद शाह अब्दाली के प्रतिनिधि नजीबुद्दौला को जो है मीर बख्शी के पद से जो हटा देता है। आप जानते हैं कि जो इस क्षेत्र में अहमद शाह अब्दाली जो है ये लगातार आक्रमण करके दिल्ली के ऊपर अपना प्रभाव जमाए हुए थे, और उनके प्रभाव को खत्म करते हुए, हालांकि ये नादिर शाह के आक्रमण के बाद से ही इस तरह का चला आ रहा था, तो कहीं ना कहीं जो मीर बख्शी के रूप में बैठाए गए थे नजीबुद्दौला को, जो कि अहमद शाह अब्दाली के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे थे, उनको हटाया जाता है रघुनाथ राव के द्वारा, या कहें मराठों के द्वारा। तो ये अपने आप, हालांकि वास्तव में हटाया जाता है मुगल सम्राट के द्वारा, लेकिन वो रघुनाथ राव के प्रभाव से ही ऐसा करते हैं। इसलिए इस घटना से अहमद शाह अब्दाली जो है वो काफ़ी रुष्ट हो जाते हैं, खिन्न हो जाते हैं। देखें उसका परिणाम क्या होता है। 1758 ईस्वी में रघुनाथ राव जो है अहमद शाह अब्दाली के पुत्र राजकुमार तैमूर को जो है पंजाब से निकाल देते हैं, खदेड़ देते हैं, और वहां पर पंजाब में अदीना बेग नामक एक व्यक्ति को जो है पंजाब का गवर्नर बनाया जाता है, और उससे बदले में 75 लाख रुपया जो है वार्षिक कर जो है लेने के बदले उनको ये पद दिया जाता है कि इनको अदीना बेग खां को, और यहाँ से तैमूर को यानी अहमद शाह अब्दाली के पुत्र को यहाँ से जो है खदेड़ दिया जाता है। और इस घटना से अहमद शाह अब्दाली जो है वो काफी दुखी होते हैं। चलिए, अदीना बेग की मृत्यु के बाद इस पद पर साबाजी सिंधिया को बैठाया जाता है। 30 नवंबर 1759 ईस्वी को इमादुल मुल्क ने मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय की जो है हत्या कर दी। पानीपत के तृतीय युद्ध जो हुआ 14 जनवरी सन 1761 ईस्वी को, यहाँ पर एक छूट गया, दिमाग रखिएगा। ये अब्दाली ने मराठों को बुरी तरह से पराजित किया। हम लोग कभी जो है पानीपत के तृतीय युद्ध को अलग से डिटेल में देखेंगे। यहाँ चूंकि हम लोग पेशवा को देख रहे हैं तो थोड़ा सा जो है पेशवा को ही कंटिन्यू करते हैं। मराठा इतिहासकारों ने इस युद्ध के बारे में लिखा कि मराठों ने 75,000 सैनिकों के अतिरिक्त राजनीतिक महत्व का कुछ नहीं खोया। हालांकि इस युद्ध से जो है अब्दाली को कोई विशेष लाभ नहीं मिला। एक हिस्टोरियन है आर.बी. सरदेसाई, ये लिखते हैं कि पानीपत के बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि पानीपत के तृतीय युद्ध ने यह निश्चित नहीं किया कि भारत पर
कौन शासन करेगा, बल्कि यह निश्चित कर दिया कि भारत पर कौन शासन नहीं करेगा, अर्थात मराठे शासन नहीं करेंगे। जिस तरह से कमजोर मुगल शासन व्यवस्था का फायदा उठाकर मराठे इसके स्थान को भरने के लिए आगे बढ़ रहे थे, निस्संदेह पानीपत के इस युद्ध ने उसकी इस विजय रथ को कहीं न कहीं रोकने का प्रयास किया और बहुत बुरी तरीके से इसको जो है कमजोर किया। एक और हिस्टोरियन है GN सरकार। GN सरकार के अनुसार जो है महाराष्ट्र में संभवतः ही कोई परिवार ऐसा होगा जिसने कोई न कोई संबंधी नहीं खोया होगा, तथा कुछ परिवारों का तो सर्वनाश ही हो गया। तो मतलब कहीं न कहीं ये मराठों के लिए एक अपूरणीय क्षति थी, और इस अपूरणीय क्षति से बचना उनके लिए जो है शायद संभव नहीं था। लेकिन ऐसे समय में माधवराव जो अगला पेशवा बनता है, माधवराव ने इस चीज को जो है बड़ी जल्दी जो है रिकवर करने का प्रयास किया। देखें उसके बाद होता क्या है। इसके बाद जो है माधवराव का काल हम लोग देखें 1761 से 1772। पानीपत के तृतीय युद्ध में मिली भयानक पराजय से पेशवा बालाजी बाजीराव इस हार को बर्दाश्त नहीं कर सके, सहन नहीं कर सके, और उनकी 1761 ईस्वी में ही जो है मृत्यु हो गई। और उनके मृत्यु के बाद उनका पुत्र माधवराव पेशवा बना। माधवराव ने पानीपत की हार के बाद मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा को जो है पुनः बहाल करने का प्रयत्न किया, और काफी हद तक इसमें उनको जो है सफलता भी मिली। उसने हैदराबाद के निजाम तथा मैसूर के हैदर अली को चौथ देने के लिए बाध्य किया। मतलब अपनी जो ताकत है मराठों के द्वारा वो साबित की गई, और दक्कन की दो मजबूत शक्तियों को जो है मजबूर किया चौथ देने के लिए। माधवराव के समय मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों का संरक्षण छोड़कर 1772 ईस्वी में दिल्ली आया और मराठों का संरक्षण स्वीकार किया। मतलब साफ है कि दिल्ली भी जो आया वो माधवराव यानी मराठों के सहयोग से ही ये काम हो सका, और अंग्रेज के संरक्षण में जो वो इलाहाबाद में रह रहे थे उनका संरक्षण छोड़ के वो जो है मराठों का संरक्षण स्वीकार करते हैं। तो एक तरह से कहीं न कहीं मराठों के लिए ये जो है बड़ी गौरव की बात थी, उनकी ताकत के लिए, उनकी शक्ति के लिए। माधवराव का अपने चाचा रघुनाथ राव से मतभेद हो गया। बात यह थी कि 1765 ईस्वी में रघुनाथ राव मराठा साम्राज्य का विभाजन चाहते थे, और ये जो है माधवराव उसके लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि विभाजन होने के बाद तो निश्चित है कि मराठा साम्राज्य जो है कि वो कमजोर पड़ जाएगा। वो इसके लिए तैयार नहीं हुए। 1772 ईस्वी में एक दुखद घटना घटती है कि क्षय रोग से माधवराव की मृत्यु हो जाती है, और इनकी मृत्यु के साथ ही मराठा साम्राज्य का जो है पतन प्रारंभ हो जाता है। मतलब देखिए, कहा जाता है कि पानीपत के तृतीय युद्ध ने जो 1761 में लड़ा गया, पानीपत के तृतीय युद्ध में उतनी क्षति नहीं पहुंचाई कि जितनी क्षति माधवराव की मृत्यु से हो गया, और इनकी मृत्यु के साथ ही जो है मराठा साम्राज्य का पतन स्टार्ट हो गया। चलिए देखते हैं कि इसके बाद क्या क्या घटना घटती है। इसके बाद जो अगला पेशवा बनता है वो बनता है नारायण राव। छोटा कार्यकाल 1772 से 1773। माधवराव की मृत्यु के बाद उनका सबसे छोटा भाई नारायण राव ये पेशवा बनता है। लेकिन 1773 ईस्वी में उसके चाचा कौन, रघुनाथ राव ने पेशवा बनने के चक्कर में नारायण राव की जो है हत्या कर देते हैं। मतलब ये दिमाग में था कि अगर उसकी हत्या कर देंगे तो भाई हम पेशवा बन जाएंगे, लेकिन शायद उनका ये जो सपना है वो धरा का धरा रह जाता है। देखिए होता क्या है। इसके बाद जो अगला पेशवा बनता है वो बनता है माधवराव नारायण या माधव नारायण राव। नारायण राव की मृत्यु के बाद उनको एक पुत्र प्राप्त होता है, पुत्र का जन्म होता है, उनका नाम रहता है माधवराव नारायण। ये इनको पेशवा बनाया जाता है बहुत जो है छोटे अवस्था में। इस समय क्या गया कि नाना फडणवीस के नेतृत्व में मराठा सरदारों ने मराठा राज्य की देखभाल के लिए एक बड़ा भाई काउंसिल स्थापित किया, क्योंकि भाई माधवराव नारायण बहुत जो है शिशु बालक था। इस प्रमुख मराठा सरदारों की
इस चुनौती का सामना करने में अपने आप को असमर्थ पाकर रघुनाथ राव ने पूना से भागने पर रघुनाथ राव को पूना से भागने के लिए जो है मजबूर किया, और वो भागकर कहाँ चले जाते हैं? वो भागकर चले जाते हैं बंबई। बंबई किसके? अंग्रेजों के संरक्षण में। नाना फाड़न बीस की जो है डर से नाना फाड़न बीस के विरुद्ध जो वो अंग्रेजों से सहायता की मांग करते हैं, और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना या प्रस्ताव से आंग्ल मराठा युद्ध की जो है पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। हम लोग अलग से आंग्ल मराठा युद्ध जो देखेंगे, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये चीज़ देखा कि मराठा साम्राज्य जो कि मुख्य रूप से छत्रपति और उसके बाद जो है पेशवा के नेतृत्व में आगे बढ़ता है, वो आगे तो बढ़ रहा था। मजबूत 3 पेशवा, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम और बालाजी बाजीराव, इनके समय में मराठा साम्राज्य का जो बहुत तेजी से विस्तार होता है। लेकिन पानीपत के युद्ध के बाद कहीं न कहीं मराठों में जो है ये गति लग जाती है, इनके एक्सपेंशन को, क्षेत्रीय विस्तार को जो है वो रुकावट पहुंचती है। हालांकि माधवराव उनको बहुत हद तक जो है संभालने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य विघटन का शिकार हो जाता है, और अल्टीमेटली अंग्रेज और इनके बीच जो है ये लड़ाई की जो है बिगुल बज जाती है। हम लोग अलग से उसको जो अलग चैप्टर में देखेंगे। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ समझ में अवश्य आया होगा, और अगर आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल हो तो इनको अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।